हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात भारत की परंपरागत कढ़ाई के बारे में। भारत प्राचीन काल से ही अपने आकर्षक, अलौकिक, सुंदर और विशिष्ट कढ़ाई के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है और यहाँ के कढ़े हुए सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और यह सारा का सारा कार्य सुई और धागे की मदद से किया जाता था। कढ़ाई कला में भारत का अपना खुद का एक विशेष महत्व रहा हुआ है और पुराणों वेदों में भी इसके बारे में काफ़ी उल्लेख मिला है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में तांबे की सुई और कढ़ाई के वस्त्रों का चित्रण मिला है, जिससे कि पता चलता है कि पुराने समय में भी लोग कढ़ाई का काम करते थे। बुद्ध की प्राचीन प्रतिमाओं एवं स्तूपों में भी कढ़ाई का चित्रण मिला है और अजंता एलोरा की गुफाओं में भी कढ़ाई से अलंकृत परिधान देखे जा सकते हैं। तो इन सभी प्राकृतिक और जो प्राचीन साक्ष्य है, इनसे साबित होता है कि पुराने समय में भी कढ़ाई कला का अत्यंत महत्व था और ये बहुत ही लोकप्रिय थी। भारत की कढ़ाई और कला ये विश्व विख्यात थी और वस्त्रों एवं परिधानों के ऊपर बहुत ही सुंदर रत्नों, हीरे जवाहरात, सोने, पन्ने आदि से कढ़ाई करके इनको तैयार किया जाता था और ये देखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक होते थे और एवं बहुत ही बहुमूल्य होते थे, जिन्हें राजा महाराजा खरीद करके ही पहनते थे। कढ़ाई का काम अधिकतर सिल्क के कपड़ों के ऊपर किया जाता था और इसके जो नमूने होते हैं वो प्राकृतिक रूप में सौंदर्य का चित्रण जो प्राकृतिक होता है, पशु पक्षी, नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ, देवी देवताओं के चित्र, पौराणिक गाथाओं पर आधारित चित्रों को इसके ऊपर काढ़ा जाता था। रंग बिरंगे रेशमी और सूते धागों से वस्त्र की कढ़ाई अधिकतर की जाती थी। कढ़े हुए वस्त्रों का उपयोग शादी विवाह, तीज त्योहार, विशेष उत्सवों, नाटक, खेलों इन सभी में किया जाता था। जो पहाड़ी लोग होते थे वो कढ़ाई कला में बहुत ही विशेष और निपुण हुआ करते थे तथा बहुत ही उत्साह के साथ ये कार्य करते थे और जो पहाड़ी महिलाएं अवकाश के क्षणों में अपने परिवारों के लिए कढ़ाई करके परिधान बनाती थी और फिर उनको पहनाती थी। इस तरह से विभिन्न देशों की संस्कृतियों, रीति रिवाजों एवं परंपराओं के समागम से भारत में नई नई कढ़ाई के टाँके तथा नमूनों का विकास हुआ। भारत की कढ़ाई कला में यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन क्षेत्र विशेष पर कढ़ाई कला, रंग संयोजन, संस्कृति का प्रभाव, टाँके, नमूने एवं बनाने की विधि अलग अलग होती है। अतः भारत की परंपरागत कढ़ाई उस स्थान विशेष के नाम से जानी जाती है जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार भारत की जो कुछ प्रमुख कढ़ाई कला है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली है पंजाब की फुलकारी। जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है, फुलकारी ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, फूल और कारी अर्थात फूलों का काम। पंजाबियों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उनकी वहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है। यहाँ की कढ़ाई देश विदेशों तक में भी प्रसिद्ध है। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, दिल्ली इन सभी जगहों की जो फुलकारी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पंजाब जो है पंजाब के पश्चिमी भाग में फुलकारी को बाग कहा जाता है। जो फुलकारी कला है इसका उद्गम फारसी कला से हुआ है और फारसी में इसे गुलकारी कहा जाता है और फूलों को फारसी में गुल कहते हैं, इसलिए फुलकारी और गुलकारी आपस में बहुत मिलती जुलती है। फुलकारी का काम पंजाबी लड़कियां और स्त्रियां बहुत ही अच्छे प्रकार से करती थी और साथ ही जो फुलकारी से बने हुए वस्त्रों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य एवं सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो विवाहित स्त्रियां होती है वो इनका प्रयोग करती है तथा ऐसे विशेष अवसरों पर एक दूसरे को उपहार के रूप में देती है। फुलकारी का काम साधारण खद्दर के फैब्रिक के ऊपर किया जाता है और इसके ऊपर सिल्क के धागों से ज्यामिति या ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, जिसमें सीधी, तिरछी, आड़ी, चौकोर, त्रिकोण रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें जो रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पट्ट कहते हैं और कलर कॉम्बिनेशन में यूजुअली रेड, येलो, ऑरेंज, वाइट कलर को यूज़ किया जाता है। फुलकारी बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती है। इसे माँ अपनी पुत्री की शादी के शुभ अवसर पर उसको उपहार के रूप में देती है और प्राचीन प्रथाओं में भी ये बताया गया है कि पंजाबी परिवार में जैसे कन्या का जन्म होता है तो उसकी शादी के समय उसकी माँ, दादी और नानी उसे उपहार के रूप में फुलकारी वस्त्र बना करके अपने हाथ से बना करके देती है।
जो फुलकारी के नमूने होते हैं वो प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते हैं, जैसे कि चांद, सूरज, वन फूल, सागर तरंग, कंटहार आदि से। नमूने और रंग संयोजन के आधार पर भी फुलकारी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे ककड़ी बाग, मिर्ची बाग, धनिया बाग, करेली बाग, अनार बाग, शालीमार बाग इत्यादि काफ़ी सारे नाम हैं। जंजीरदा बाग, गुलकेरियंदा बाग इत्यादि। इस प्रकार से जो फुलकारी के नमूने हैं उनके अंदर जैसे फूल भी बनाया जाता है, जैसे सूर्यमुखी, कपास, लीली, गेंदा। फलों में आम, संतरा, अनार, नाशपाती। सब्जियों में बैंगन, मिर्ची, बंद गोभी, फूल गोभी, करेला। इस प्रकार से कई चित्रों को काढ़ा जाता है। पशु पक्षियों के चित्र भी काढ़े जाते हैं, जैसे कि बकरी, भैंस, गाय, खरगोश, घोड़े, हाथी, मुर्गी, तोता, उल्लू, कबूतर, ये सभी। अब हम बात करेंगे फुलकारी के प्रकार के बारे में। जो फुलकारी है यह कई प्रकार की होती है, जिसमें पहली है चोप। चोप लाल रंग का एक चद्दर होता है जिसे नानी अपनी नातिन की शादी के शुभ अवसर पर उसको उपहार के रूप में देती है। ये पीले रंग के रेशमी धागों से बनाई जाती है और दोनों तरफ से यह जो इसकी कढ़ाई होती है वो दिखती है। ये बहुत ही सुंदर होता है और इसके जो चारों कोने होते हैं उसके ऊपर काले रंग की बूटियाँ बनाई जाती है ताकि इस फैब्रिक को किसी की नज़र ना लगे। ऐसी प्रथा है वहाँ की। अगला है सुबर। यह शॉल भी चोप की तरह ही लाल रंग का होता है और माँ इसे अपनी पुत्री के शादी के अवसर पर उसको भेंट के रूप में प्रदान करती है। इसे फेरे के समय पर पहना जाता है। इसमें भी चोप की तरह नमूने बने हुए होते हैं, लेकिन इसकी यह विशेषता होती है कि शॉल के बीच में 5 नमूने एक साथ बने हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे अगला, तिलपत्रा। ये सस्ते और झिरझिरे खद्दर के वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे फूलों के नमूने होते हैं। इसे गृह स्वामिनी अपनी दासियों को शादी के शुभ अवसर पर उन्हें उपहार के रूप में देती है। अगला है शीशेदार फुलकारी। इस फुलकारी में नमूने के बीच बीच में शीशे या अभ्रक के टुकड़े को कांच वाले टाँके से लगाया जाता है। अधिकांशतः यह फुलकारी साटिन तथा रेशमी कपड़ों के ऊपर की जाती है और जो इसका बेस डार्क कलर का रखा जाता है। अगली है कच्छ की फुलकारी। कच्छ की फुलकारी काफ़ी लोकप्रिय प्रसिद्ध है और कच्छ में होन बनने के कारण ही इसको कच्छ की फुलकारी कहा जाता है। इसमें जो वस्त्र होता है उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर नमूने से एक बॉर्डर बनाई जाती है और बीच के खाली स्थान पर पशु पक्षी, फल फूल, पत्तियाँ इन सब के नमूने बनाते हैं और हाथी, मोर, कबूतर ये से पक्षी भी बनाए जाते हैं। जो इसमें टाँके इस्तेमाल किए जाते हैं वो चैन स्टिच या हैरिंग बोन स्टिच यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है नीलक। नीलक को नीले रंग के खद्दर वस्त्रों पर बनाते हैं और पीले या क्रिम्सन कलर के धागों से बनाया जाता है। कभी कभी इसमें जो काले रंग का खद्दर फैब्रिक होता है उसको भी यूज़ किया जाता है और अगर घरेलू उपयोग के लिए अगर कुछ बना रहे हैं तो उसमें ऐसी चीज़ों को अंकित किया जाता था, जैसे कि कंघी है, पंखा, छाता, इन सभी के नमूने बनाए जाते थे। अगला है बाग। क्योंकि पंजाब के पश्चिमी भाग में जो फुलकारी बाग के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए यह भी बहुत प्रसिद्ध है। यह फुलकारी की तरह होती है, लेकिन फुलकारी इसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है कि फुलकारी में अलग अलग नमूने बनाए जाते हैं पूरे फैब्रिक पर, लेकिन उसमें कुछ भाग आपको खाली भी दिखाई देगा। लेकिन बाग में आपको कहीं से भी कपड़ा खाली नहीं दिखाई देगा, संपूर्ण रूप से वस्त्र भरा हुआ होता है कढ़ाई से। और इसमें मुख्यतः सुनहरा पीला, सफ़ेद, नारंगी पीला, हरा या क्रिम्सन, लाल और भूरा, इस टाइप के कलर कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया जाता है, ऐसे शेड्स को यूज़ किया जाता है, तो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अब बाग जो होता है यह भी कई प्रकार का होता है, इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इससे पहला है घूंघट बाग। यह 3 कोनों वाला तिकोना लाल रंग का शॉल होता है जिसमें पीले चटक रंगों से सुंदर सुंदर नमूने बने होते हैं और विवाह के समय घूंघट के शुभ अवसर पर यह दुल्हन के सिर पर उड़ाया जाता है। अगला है वरीदा बाग। यह भी लाल रंग के शॉल के रूप में होता है। इसे विवाह के समय वर पक्ष की ओर से दुल्हन को उपहार के रूप में दिया जाता है और ऐसा कहते हैं कि यह दूल्हे की दादी बनाती है, जिसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। अगला है भवन बाग। इसमें 52 ज्यामितीय आकार के नमूने बनाए जाते हैं जो कि छोटे छोटे चौकोर काढ़े जाते हैं। प्रत्येक चौकोर के मध्य में रंग बिरंगे चटकीले सुंदर धागों से नमूने बनाए जाते हैं। यह काफ़ी बड़ा काम होता है और इसीलिए इसमें बहुत ही श्रम और समय लगता है। अगला है रेशमी शीशा बाग। इस प्रकार की कढ़ाई में
सफ़ेद रंग के रेशमी धागे से एक गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर कढ़ाई की जाती है, जिससे कि ये शीशे के समान दिखाई देने लगता है और यह भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अगला है सतरंगा बाग। इसमें 7 रंगों का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है धूप छांव बाग। इस प्रकार के बाग की कढ़ाई में धूप छांव का प्रभाव डाला जाता है, जिसको आप अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। चांदरानी बाग। जब गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है तो वह चांदरानी बाग कहलाता है। यह नीले आकाश की तरह प्रतीत होता है, जिसमें कि चंद्रमा और तारे हों। अगला है बेलन बाग। बेलन बाग का नाम भी चकला बेलन की वजह से पड़ा है और इसमें वस्त्रों पर चकला बेलन के नमूनों को काढ़ा जाता है। अगला है सूरजमुखी बाग। सूरजमुखी बाग में सूरजमुखी के फूलों का चित्रण किया जाता है और ये भी जो नमूने होते हैं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के होते हैं, जैसे कि विषम कोण, चतुर्भुज, समकोण, इस टाइप के बने हुए होते हैं। यह भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और पंजाब में बहुत ही लोकप्रिय है। इस प्रकार बाग की कढ़ाई के लिए कलाकार जिन स्रोत से नमूनों का चयन करता है, रंग संयोजन करता है, उसी के आधार पर उसको नाम दे देते हैं, जैसे शालीमार बाग, ककड़ी बाग, खीरा बाग, बैंगन बाग, कद्दू बाग, धनिया बाग, मिर्चा बाग, खीरा, जहाज बाग, गेंदा बाग, मोतिया बाग, इस प्रकार से कई नाम दिए जाते हैं। और रंगों के आधार पर इसे 2 रंगा बाग, पंचरंगा बाग, सतरंगा बाग, 9 रंगा बाग इत्यादि इस प्रकार के नाम दिए जाते हैं। जो मुग़ल काल के समय भी जो बाग कढ़ाई थी, ये भी बहुत प्रसिद्ध थी और उस टाइम पर भी इसको बहुत सारा संबल दिया गया था। मुग़लों की शैली के आधार पर भी इस बाग का नामकरण किया गया, जैसे चार बाग, शालीमार बाग, चौरसिया बाग, धूप छांव बाग इत्यादि। अब हम बात करेंगे कश्मीर के कशीदे की। कश्मीर का जो कशीदा है वो प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षक के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है और उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर की कढ़ाई को कसीदा के नाम से जाना जाता है और कश्मीर का कशीदा के अंदर जो प्रकृति होती है उसी के नमूने बनाए जाते हैं, तो उसी की शोभा झलकती है। कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई को ओकमी के नाम से जाना जाता है। ओकमी कश्मीरी टाँका होता है, जिसका तात्पर्य है कि इतनी सुंदर, आकर्षक, ऐश्वर्यशाली और वैभवशाली होती है। कढ़ाई का काम जो होता है वो मुख्यतः पुरुष लोग करते हैं और इसके नमूनों में छोटी छोटी पहाड़ियाँ, विशाल पर्वत, बहती नदियाँ, जर्जर जरते हुए झरने, पशु पक्षी, फूल, फलों, पत्तियों का चित्रण किया जाता है और साटिन स्टिच के द्वारा इसकी भराई का काम किया जाता है। कश्मीर की शॉल सुंदर कढ़ाई, रंग संयोजन, नमूने, आकार की कल्पना शक्ति, कलात्मकता, रचना एवं कोमलता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। मुग़ल काल के समय 15वीं शताब्दी में सुल्तान जैन उल अबिदीन ने शॉल उद्योग को काफ़ी बढ़ाया था और इसको बहुत प्रोत्साहन दिया था, तो धीरे धीरे कश्मीरी शॉल का निर्माण होने लगा। इसके पश्चात यह आगे बढ़ता गया और अकबर के शासनकाल में भी इसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला। लेकिन और विदेशों में भी शॉल की बहुत मांग थी, लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी के जो समय था, इस टाइम तक इनको लूम पर बनाया जाने लग गया था। अब अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इस कला को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और जो कलाकार थे और जो लूम से अपना वस्त्र बनाते थे उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई लोगों ने इन धंधों को छोड़ दिया और इसे शॉल बनाना बंद कर दिया। तो अब धीरे धीरे लोगों ने इसे हाथ से बनाना भी प्रारंभ किया था, लेकिन इसमें बहुत समय लग जाता था। फिर उसके पश्चात 19वीं शताब्दी में ख्वाजा यूसुफ एवं अर्मेनियन आए और इन्होंने इस कला को पुनर्जीवित किया और शॉल पर लगने वाले टैक्स को कम किया, तो धीरे धीरे शॉल का निर्माण फिर से होने लगा। पहले शॉल का काम लूम पर होता था, फिर हाथ से भी होने लगा क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था इसलिए। तो शॉल की कढ़ाई के लिए ये क्या करते थे, पहले नमूने को कागज़ के ऊपर छापते थे, फिर उस नमूने को कोयले की पाउडर की सहायता से शॉल के ऊपर उतार देते थे। दारूखा नामक टाँके से कढ़ाई की जाती थी, जिससे शॉल के दोनों तरफ एक से नमूने बनते थे। दारूखा कढ़ाई इतनी बारीक, सूक्ष्मता एवं सफाई से की जाती थी कि इसका उल्टा और सीधा भाग पहचानना ही मुश्किल होता था। अब हम बात करेंगे कश्मीरी शॉल के प्रकार के बारे में। यह कई प्रकार की होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है पाशमीना शॉल। यह बहुत ही बहुमूल्य होती है और उत्कृष्ट श्रेणी की ऊन से बनी हुई होती है, जो कि काफ़ी गर्म, वज़न में हल्की, महीन एवं कोमल होती है। यह एक दुर्लभ पशु एशियन बकरी कपरा हरकस से
की ऊन से बनाई जाती है और तिब्बत के लोग इसे बहुत पसंद करते, तो वहाँ इसका निर्यात किया जाता है। पहले यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो इस शॉल को बहुत ही शौक से पहनते थे तथा आपस में उपहार के रूप में लोगों को दिया करते थे। अगला है दोशाला। जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है, दोशाला दो शॉलों से मिलकर के बनता है और दो तरह की शॉल को साइड से सिल दिया जाता है, तो वो दिखने में एक ही शॉल दिखाई देती है। अगला है कसाबा। ये शॉल चौकोर आकार में बनाई जाती है और यूरोपियन लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। ट्विल बुनाई तथा बास्केट बुनाई के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अगली है जमावार। यह शॉल ऊन एवं कॉटस फूल से बना हुआ होता है और इस पर फूल पत्तियों के आकर्षक नमूने होते हैं। शॉल के बॉर्डर पर ब्रॉकेड होता है, ठीक है, जिसमें रेशमी धागों से बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट नमूने बने होते हैं। अगला है दोरुखा। यह भी शॉल को एक साथ मिलाकर के तैयार किया जाता है। तो ये जब दोनों शॉल्स होती हैं इनको अटैच कर दिया जाता है। कभी कभी दो शॉलों के रंग नमूने एवं संयोजन एक जैसे होते हैं, तो कई बार अलग अलग भी होते हैं। फिर दोनों को एक साथ सिल करके तैयार किया जाता है। कुछ शॉल में आपको धूप छाँव मीन्स सन शेडो वाला प्रभाव भी देखने को मिलता है। यह शॉल बहुत ही सुंदर होता है और इसको भी लूम पर बनाया जाता है। अब कश्मीरी कढ़ाई जो होती है उसमें काफ़ी विविध कलाएँ होती है, तो उस विविधता के आधार पर भी ये कई प्रकार की होती है, जैसे रफूगिरी, जलक, डोजी, डोरिया इत्यादि। और टाँकों के आधार पर जैसे जो इसमें टाँके लिए जाते हैं वो जैसे सैटिन टाँके, उल्टी बखिया, फंदे वाले बखिया, साधारण टाँके, हैरिंग बोन, चेन स्टिच, इन सभी का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। कश्मीर का कशीदा है वहाँ के पुरुषों और युवाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि नेचुरल सोर्सेज के जो मोटिव्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। कशीदा कढ़ाई वस्त्र के दोनों तरफ एक जैसी होती है। कढ़ाई में रंग बिरंगे ऊनी और रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। समस्त कढ़ाई एक समान सूक्ष्म बारीक महीन दिखाई देती है, तो आपको कहीं पे भी इसमें रूखापन या जो गांठें होती है वो आपको नहीं दिखाई देगी। फूलों नमूनों में फूलों के गुच्छे, फलों के गुच्छे, अंगूर के गुच्छे, चिनार की पत्तियां, रंग बिरंगी तितलियां, चिड़ियां, ये सब भी दिखाई देती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे कि मोर, तोता, वुडपेकर, किंगफिशर, इन सभी को भी अंकित किया जाता है। कश्मीर की जो कशीदा होती है उसमें मानव आकृतियों एवं पशुओं का चित्रण आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस कढ़ाई के अंदर जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसी को दिखाया जाता है। कश्मीरी कढ़ाई में सफ़ेद, बैंगनी, पीला, काला, नीला, हरा आदि रंगों के धागों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नीला, बैंगनी और नारंगी रंग भी काम में लिया जाता है। कढ़ाई करने से पहले जो नमूने होते हैं उनको वस्त्र के ऊपर उतार लिया जाता है, जो कि जो स्किल्ड ट्रेसर्स होते हैं वही इसका ये काम करते हैं, जिनको नक्शाबंद कहा जाता है। ये शॉल में कढ़ाई शॉल के विभिन्न हिस्सों में की जाती है, इसी के आधार पर इनको नाम दिया जाता है। जिससे कई बार पूरे ही शॉल के ऊपर छोटे छोटे नमूने बनाए जाते हैं तो उसे हशिया कहा जाता है। शॉल के दोनों किनारों पर अगर कढ़ाई की जाती तो उसे फाला या पल्लू कहते हैं। जब बॉर्डर को चेन या साधारण स्टिच से बनाया जाता है तो उसे तंजीर या जंजीर के नाम से जाना जाता है। शॉल के कोनों पर अगर फूल के गुच्छों वाली कढ़ाई होती तो उसे कुंज बट्टा कहते हैं। फूल पत्तियों के नमूने वाले को बट्टा कहते हैं या बुट्टा कहते हैं। बुट्टा के संख्या के आधार पर भी इसका नामकरण होता है। जैसे फूलों के गुच्छे वाले नमूने के 2 कतारें अगर बनी जाती है तो इसे दोकड़ कहते हैं। 5 कतारों में शेकत और 5 से अधिक अगर कतारें होती है तो उसे तुकादर कहते हैं। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जब हरे रंग के धागे से कुंजबट्टा बना होता है तो उसे आलिफदार कहा जाता है और फूलों की किरणों वाली कढ़ाई को मोतन बाग कहा जाता है। इस प्रकार से इसे अलग अलग प्रकार के नामों से जाना जाता है। कश्मीरी नमदे, कालीन और गब्बा ये भी कश्मीर की प्रसिद्ध वस्त्र हैं। गलीचे ऊन को जमा करके अर्थात फेल्टिंग के प्रोसेस से बनाया जाता है, क्योंकि जो ऊन होता है उसका जो रेशा होता है वो क्रिम्पी स्ट्रक्चर का होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, तो उसके अंदर आपस में फंसने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इन छोटे छोटे बेकार ऊन के टुकड़ों को और रेशों को उचित दबाव, उच्च ताप एवं बहुत अच्छी नमी दी जाती है और उसके बाद गर्म रोलर से इसको पास करके फेल्टिंग का एक कपड़ा बना लिया जाता है। ये कपड़े बहुत ही मोटे होते हैं और काफ़ी गर्म भी होते हैं और इसके ऊपर चैन के ताकत से जो कढ़ाई होती है वो की जाती है।
चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है इसमें। चिनार की पत्तियों के साथ सुंदर रंगों की टहनियाँ, फल फूल, लताओं, पक्षियों के नमूने भी इस पर बनाए जाते हैं। गब्बा या फिरन जो है ये पूरे देश में लोकप्रिय है और सर्दियों के मौसम में इसको पहनते हैं। ये निम्न कोटि की ऊन से तैयार होता है। आजकल कश्मीर में सुंदर सुंदर नमूनों में शॉल, दरियाँ, नमदे, गब्बे बनाए जाते हैं और ये बहुत लोकप्रिय भी हैं। अब हम बात करेंगे बंगाल के कांथा वर्क की। कांथा बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई कला है और इसका तात्पर्य है पैबंद लगा हुआ वस्त्र अर्थात पैच लगा हुआ कपड़ा। कांथा मुख्यतः बंगाल की स्त्रियों द्वारा निर्मित किया जाता था, जिसमें वो जो फटे पुराने वस्त्र होते थे जैसे साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, पेटीकोट, इन सब की कई सारी तहें बना करके उनको व्यवस्थित करके और एक नया रूप दे देती थी। जो लोग जिन कपड़ों को फेंक देते थे, वेस्ट कपड़ा होता था, उसका यूज़ करती थी और फिर उसके बाद उससे सुंदर सुंदर सामान बनाती थी। कांथा बनाने के लिए जो फटे पुराने कपड़े होते हैं इनको जमा करके एक जैसा, फिर इसके बाद इसके चारों तरफ रनिंग स्टिच करके एक बॉर्डर बनाया जाता है और जो बीच का भाग होता है उसके अंदर जैसे कमल, हाथी, मछली, चंद्रमा, सूरज, शंख, इस प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं। कांथा में सभी टाँके समान दूरी पर लिए जाते हैं, तो ये देखने में बिल्कुल इवन लगती है। टाँके बहुत ही सूक्ष्म, बारीक और महीन लिए जाते हैं, जिससे कि कपड़ा पुराना होने के बाद भी वो पुराना नहीं लगता था, बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। जो बंगाल की स्त्रियाँ होती थी अपने खाली समय में ये बनाती थी और वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ कर देती थी। इसके अलावा सिलाई के समय पर भी जो धागे या फिर कपड़ों की बॉर्डर्स या कुछ वेस्ट कपड़ा निकलता था उसका भी इसमें उपयोग कर लिया जाता था। कांथा को पटना, हुगली, फरीदपुर, खुलना, पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बनाया जाता है। कांथा का उपयोग चारपाई तथा चौकी पर बिछाने के जो कपड़े आते हैं उनके लिए भी किया जाता है। कांथा कढ़ाई में टाँकों में साटिन स्टिच, कच्चा टाँका तथा लूप टाँके का अधिक उपयोग किया जाता है। स्टैम्प स्टिच का भी उपयोग किया जाता है। कांथा की कढ़ाई में सभी टाँके एक समान दूरी पर होते हैं, जो वस्त्रों को दोनों तरफ से एक जैसा दिखाते हैं, तो इसमें भी आप नहीं पहचान पाते कि सीधा उल्टा कौन सा है। कई बार एप्लिक वर्क और पैच वर्क से भी कपड़े को बहुत सुंदर सजा दिया जाता है। जो बेस होता है वो वाइट कलर का रखा जाता है और उसके ऊपर जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, इस टाइप के कलर के नमूने रखे जाते हैं ताकि वो उसके ऊपर उभर करके बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे कांथा के प्रकार की। कांथा मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लैप कांथा। यह चोकर क्विल्ट किया हुआ एक कपड़ा होता है। इसके किनारों को एवं समस्त वस्त्र को साधारण कच्चे टाँके तथा डार्निंग टाँके से सिल दिया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्दी के दिनों में ओढ़ने बिछाने के लिए किया जाता है। अगला है ओर कांथा। ओर कांथा तकिए का गिलाफ या अर्थात कवर होता है, जो कि आयताकार होता है और इसकी लंबाई 2 फीट तथा 1.5 फीट इसकी चौड़ाई होती है। इसमें जो कपड़े के ऊपर पूरे पे नमूने बने हुए होते हैं, जैसे फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, पक्षियों, इन सब के बने हुए होते हैं। वस्त्र के बॉर्डर में पशु पक्षी के चित्र, कोनों पर फूल पत्ते के चित्र, ये सभी बने हुए होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगला है दुर्जनी। इसे थेलिया भी कहा जाता है। यह एक वर्ग के आकार का वस्त्र होता है। इसके बॉर्डर में फूल पत्तियों के नमूने तथा मध्य में कमल के फूल के नमूने बने हुए होते हैं। और कई सारी दुर्जनी जो होती है उसमें आपको पशु पक्षी के चित्र भी देखने को मिलेंगे, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसमें वस्त्र के तीनों कोनों को पकड़ करके बीच में लाकर सिल दिया जाता है तथा एक को छोड़ दिया जाता है, तो यह देखने में एनवेलप की तरह दिखाई देता है। और फिर इसके ऊपर एक डोरी लगा दी जाती है ताकि ये लटकाने के काम आता है। अगला है सुजनी। बंगाल की सुजनी काफ़ी लोकप्रिय तथा प्रचलित कांथा है और यह एक चादर की तरह होती है, जिसकी लंबाई 6 फीट तथा चौड़ाई 3.5 या 3 फीट तक इसकी चौड़ाई होती है। विशेष अवसर जैसे दशहरा, दीपावली, होली, तीज, त्योहार, शादी विवाह, जन्मदिन की पार्टी, इन सब के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो नमूने बनाए जाते हैं वो उसमें जैसे पशु पक्षियों, फूलों, फलों, लताओं, इन सब के नमूनों को बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पौराणिक गाथाओं पर जो आधारित चित्र होते हैं, जैसे नृत्य करती हुई बालाएं, गुड़िया, अश्व सवार आदमी, फल खाती चिड़िया, फूलों का रस चूसती हुई तितलियां, इन सभी के भी नमूने बनाए जाते हैं, जो कि साधारण कच्चे टाके से इनको बनाया जाता है। अगला है आरसी लता। यह कांथा आईना तथा कंघी एवं श्रृंगार सामग्रियों को कवर करने के लिए बनाई जाती है।
ये पतला टुकड़ा होता है जिसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 इंच तथा लंबाई 12 इंच होती है। इसके चारों ओर सुंदर आकर्षक नमूनों की बॉर्डर होती है। वस्त्र के बीच में जैसे कृष्ण लीला अथवा रास मंडल के सुंदर उत्कृष्ट नमूने होते हैं। कमल, लताएं, पेड़ पौधे, फूलों पत्तियों के भी नमूने बने हुए होते हैं। अगला है बेटन। यह भी एक चौकोर टुकड़ा होता है। यह कई उपयोगी पुस्तकें, बहुमूल्य सामग्रियों को लपेट के रखने के लिए काम आता है, जिसकी चौड़ाई तथा लंबाई 3x3 होती है। वस्त्र के बीच में शतदल कमल अर्थात 100 दलों वाले कमल का एक फूल बना हुआ होता है और उसी का मोटिव इस पर बनाया जाता है। इसके अलावा फूल पत्तियों, पक्षियों, हाथी, घोड़े, इन सब के नमूने भी बनाए जाते हैं। पुस्तकों को लपेटने के लिए गणेश जी तथा विद्या की देवी सरस्वती जी की प्रतिमा का भी चित्रण किया जाता है। अगला है रुमाल। रुमाल कांथा भी अत्यधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कांथा है। यह एक वर्गाकार 1 फुट का टुकड़ा होता है। इसके बॉर्डर में फूल पत्तियों के नमूने तथा मध्य में कमल के फूल के नमूने बने हुए होते हैं। बंगाल की कांथा का चादर, बेड कवर, थैलियाँ, दीवार पर टांगने के सामान बहुत दूर दूर तक देशों में प्रसिद्ध हैं। नमूना साधारण कच्चे टाँके से बनाया जाता है, लेकिन चैन स्टिच, उल्टी बखिया, सैटिन स्टिच तथा हेरिंग बोन का उपयोग भी इसके अंदर किया जाता है। अब हम बात करेंगे गुजरात की प्रसिद्ध कढ़ाई की। गुजरात प्राचीन समय से ही अपने सुंदर तथा उत्कृष्ट कढ़ाई के लिए फेमस है। यहाँ के कड़े वस्त्रों विदेशों में निर्यात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कढ़ाई जो है इसकी वो सुई तथा धागे से की जाती है। सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़, उत्तरी गुजरात एवं पश्चिमी राजस्थान का पूरा क्षेत्र कढ़ाई कला में पारंगत है। अवकाश के क्षणों में ये महिलाएं ये सारा का सारा काम करती थी। गुजरात की कढ़ाई का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि कढ़ाई, इसके बारे में बताया जाता है कि कांती जाति के लोग जो थे वो इसको बनाते थे। इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो जानवरों को चराना होता था और वे जंगल में इधर उधर विचरण जब करते थे तो विचरण करते करते ही वे इस प्रकार से अपना जीवन यापन भी करते थे और साथ ही कढ़ाई का काम भी करते थे। गुजरात कढ़ाई कला के क्षेत्र में उत्पादन एवं व्यवहार के लिए आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ के कड़े वस्त्र यूरोपियन देशों में भी भेजे जाते हैं। दीवार पर टांगने के लिए सामान, तस्वीर, बेडशीट, बच्चों के खिलौने, क्विल्ट की हुई चादरें बहुत ही सुंदर सुंदर नमूने से कढ़े हुए होते हैं और इनके ऊपर इनको और अधिक सजाया जाता है, जैसे कि शंख, मोती, बीट वर्क, बटन आदि लगा करके। गुजरात के प्रत्येक जाति के लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की कढ़ाई कला करते हैं। कढ़ाई में रंग संयोजन तथा टाँके भी भिन्न भिन्न लिए जाते हैं। उच्च जाति के लोग रेशमी वस्त्रों पर रेशमी धागों से कढ़ाई का काम करते हैं और रेशमी वस्त्रों के ऊपर करते हैं, लेकिन जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो सूती तथा ऊनी वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई का काम करते हैं। जो गुजराती कढ़ाई होती है वह निम्न प्रकार की होती है। जैसे पहली है सिंधी कढ़ाई या सिंधी एम्ब्रॉयडरी। सिंध प्रदेश के कढ़े हुए वस्त्रों पर कच्छ एवं पंजाब की कढ़ाई का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। सिंधी कढ़ाई पंजाब की फुलकारी के रफू टाँकों तथा कच्छ कढ़ाई के चैन टाँकों के सम्मिश्रण से बनाया जाता है। यह कढ़ाई का अपना विशिष्ट सौंदर्य होता है, जो कि चटकीले रंग बिरंगे धागों से किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले में भी जो सिंधी कढ़ाई है वो भी बहुत ही लोकप्रिय है। पशु पक्षी, फूल पत्तियाँ आदि के चित्रों को वस्त्र पर विशेष ढंग से काढ़ा जाता है तथा इसमें कई बार शीशे के छोटे टुकड़े भी लगाए जाते हैं या अभ्रक के टुकड़े लगा दिए जाते हैं, जिससे ये और भी सुंदर दिखते हैं। इसमें जो कढ़ाई होती है वो पूरे वस्त्र के ऊपर नहीं की जाती है, कहीं कहीं की जाती है। अगली है कच्छ की कढ़ाई। ऐसा माना जाता है कि कच्छ की कढ़ाई सिंध के एक मुस्लिम फ़कीर ने सबसे पहले वहाँ के एक मोची को सिखाई थी और बाद में यह कढ़ाई अहीर चरवाहे, कानवी काश्तकार एवं रबाड़ी चरवाहे द्वारा किए जाने लगे। अहीर चरवाहे सौराष्ट्र के किसान होते हैं और अहीर स्त्रियां अवकाश के टाइम पर इस प्रकार के कपड़े बना करके अपने परिवार के लिए उपयोग करती थी। इसमें हुक्ड नीडल का यूज़ किया जाता है। चैन टाँके एवं खुली चैन द्वारा उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। तोता, मोर, बुलबुल, मानव आकृतियाँ, नृत्य करती हुई गुड़िया, फूल पत्तियाँ आदि सुंदर नमूनों को वस्तु पर उतारा जाता है तथा मिरर वर्क उस पर भी किया जाता है। गहरे रंग के वस्त्र पर रंग बिरंगे चटकीले रंगों के साथ धागों से नमूने बनाए जाते हैं। अगला है सौराष्ट्र की कढ़ाई।
सौराष्ट्र की कढ़ाई में मुख्यतः 3 शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें पहली है कानबी कढ़ाई। कानबी काश्तकार होते हैं जो कि सौराष्ट्र से स्थानांतरित होकर के आए हुए किसान हैं। कानबी की जो स्त्रियां होती है वे इस कढ़ाई का काम करती है, इसलिए इसे कानबी कढ़ाई कहते हैं। यह कढ़ाई चटकीले रंग के सूती धागों से की जाती है, जिसमें अधिकतर लाल, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद, नारंगी, जामुनी रंगों का प्रयोग होता है और नमूने प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते हैं। फूल पत्तियों, मानव आकृतियों, पशु पक्षियों आदि के नमूनों को उत्कृष्ट तरीके से काढ़ा जाता है। नमूने को बाह्य रूपरेखा, डार्निंग एवं चैन टाके से तथा बराई हेरिंगबोन से किया जाता है। नमूने अधिकांशतः सफ़ेद एवं पीले वस्त्र के ऊपर ही काढ़े जाते हैं। जो कानबी लोग होते हैं वो पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए इनकी जो कढ़ाई होती है उसमें गाय, बैल तथा अन्य पशुओं के ललाट, पीठ, सींग आदि देखने को मिलते हैं। अगली है कथिपा स्टाइल। इसमें चौकोर रुमाल या तोरण द्वार पर रेशमी धागों से तुरपाई टाँके करके या हैरिंग बोन बना करके इसे तैयार किया जाता है। इसमें धागा जो होता है वो आड़ी तथा खड़ी अवस्था में रहता है और वस्त्र के मध्य में चौकोर नमूने बने हुए होते हैं और इस पर भी अभ्रक या कांच के छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और उससे इसे सजाया जाता है। तोरण का उपयोग मुख्यतः घर के मुख्य द्वार को सजाने में काम आता है और इस पे गणेश जी के चित्र भी काढ़े जाते हैं। अगला है काठियावाड़ की कढ़ाई। काठियावाड़ की कढ़ाई पंजाब की फुलकारी तथा सिंध कढ़ाई से मिलती जुलती होती है। इसमें कांच वर्क जो होता है, मिरर वर्क, उसको यूज़ करते हैं और साथ में बटन होल स्टिच से इनको लगाया जाता है। रात्रि में पार्टी के अवसर पर पहनने वाले परिधान को मिरर वर्क से ज़रूर बनाया जाता है, तो ये रोशनी में देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और जो पहनने वाला व्यक्ति होता है वो भी सुंदर दिखाई देता है। ये कढ़ाई गुजरात की परिधान चोली घाघरा के ऊपर की जाती है। चैन टाके, डार्निंग स्टिच, अबला भारत, इंटरलेसिंग स्टिच की सहायता से इसके नमूने बनते हैं। इसमें बेसिकली क्रिम्सन, रेड, ब्लैक, ग्रीन, इंडिको, आइवरी, येलो इस प्रकार के रेशमी धागों से इसकी कढ़ाई की जाती है और नमूनों में इसको नयापन लाने के लिए क्या करते हैं कि इसके लिए चौकोर वर्ग के 4 भागों में इसको इस तरह से बांटा जाता है कि वे त्रिकोण दिखाई देते हैं, ठीक है, और प्रत्येक त्रिकोण आकार प्रकार में समान रहें, ये भी ज़रूरी है। त्रिकोण के बीच में कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगा करके इसको कांच टाँके से सजा दिया जाता है और दोनों आमने सामने के त्रिकोण लंबे टाँकों से इनकी भराई कर देते हैं। अबला भारत एक प्रकार का मिरर वर्क है। इसमें कांच के टुकड़ों के द्वारा वस्त्र को अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बनाया जाता है और यह काठियावाड़ का पारंपरिक कढ़ाई कला का एक हिस्सा है। गुजरात का जो बीड वर्क है वो भी बहुत ही फेमस है। इसमें कढ़ाई के द्वारा सुंदर सुंदर बीड्स बना करके वस्त्रों को सजाया जाता है। सफ़ेद कपड़ों के ऊपर रंग बिरंगे मोती जैसे बीड्स लगाते हैं और नमूनों जैसे कि हाथी, घोड़े, तोते, मोर, गाय, बछड़ा, इन सब के सुंदर नमूने काढ़ करके उसको ऊपर से बीड से सजा दिया जाता है, तो देखने में सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार के कपड़े ज़्यादा पहने नहीं जाते हैं, लेकिन सजावट की सामग्री में इनका बहुत उपयोग किया जाता है, जिससे तोरण द्वार, थैले, पर्स, कुशन कवर, सोफ़ा कवर, दीवार पर लटकाए जाने वाले चित्र, खिलौने, इन सब में इनका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है और यह बहुत ही फेमस है, जो दूर दूर के लोग भी इसे खरीद करके लेकर के जाते हैं। इस प्रकार इस लेक्चर में हमने जो इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।